I have a deep love for my beautiful state of Manipur. However, we are currently facing numerous challenges that are greatly affecting the lives of innocent people. The impact of violence on our communities have been profound and devastating. जहाँ पे लोग कपकपा रहे हैं, लोग बॉर्डर में लोग बोल रहे हैं कि एरिया से, बॉर्डर एरिया से कह रहे हैं कि हमारे घर उजड़ गए हैं, हम बेघर हो गए हैं, हमारे लोग मारे गए हैं, आप हमारे गमछा पहनते हैं, कुछ तो बोलिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर गायब है। मोदी साहब की शायद हर तस्वीर मुख्तलिफ कपड़ों में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में वो शायद पब्लिक को याद रहेगी, लेकिन उन ट्रिप्स में हासिल क्या हुआ, हिंदुस्तान को मिला क्या, ये शायद इसका बयान कोई नहीं दे सकता। गमछा पहन के मणिपुर का, और वो दिखा रहे थे कि कितने ज़्यादा चाहने वाले हैं उस रीजन का, कितनी जो उनके अंदर एक तरह का इंक्लूसिव प्राइम मिनिस्टर की इमेज। लेकिन उसके बावजूद लगभग 50 दिनों के गुजर जाने के बावजूद नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मैं फकीर आदमी हूं, मेरा क्या है, मैं झोला उठा के चल दूंगा। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि झोला उन्होंने उठाया या नहीं, लेकिन चल दिए हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया दौरे की अपार सफलता के बाद अब अमेरिका के दौरे पर वो पहुंच गए हैं। एक तरफ मणिपुर में ये हालात हैं कि पूरा का पूरा राज्य जल रहा है, गृह युद्ध जैसे हालात पनप रहे हैं। वहाँ पर सड़कों पर आप देखें तो हथियार बंद समूह घूम रहे हैं। पूरे तरीके से वहाँ राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों का इकबाल ख़त्म हो चुका है। दो समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। लगभग 50 दिन गुजर चुके हैं, 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, रिलीफ कैंप में लोग रह रहे हैं, रो रहे हैं और इस तरह की अपीलें जारी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी एक बच्ची, 9 साल की मणिपुर की बच्ची ने अपील जारी की है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री, मैं चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए आप अपनी तवज्जो, अपना ध्यान मेरी तरफ ला दें। उस बच्ची से मैं आपको मिलवाऊंगी, जो भी एक खिड़की में आपको ये बच्ची नज़र आ रही है। लेकिन उससे पहले आप इंतज़ार कीजिए इसकी आहों का, इसकी सिसकी का, इसकी अपील का। इससे पहले ये तमाशा देखिए। ये तमाशा दिखाया जा रहा है भारत में, जिसको राष्ट्रीय मीडिया कह सकते हैं हम, जो दूरदर्शन है। दूरदर्शन पर ये नाटक दिखाया जा रहा है जो कि आपके और मेरे टैक्स पेयर्स के पैसे से ये चलता है। दूरदर्शन के तमाम एम्प्लॉयज़ को मैं और आप पैसा देते हैं, हमारे पैसे से दूरदर्शन चलता है, जो सीधे तौर पर सरकार का सिर्फ प्रोपेगेंडा आगे दिखा रहा है। ये वीडियो आप देखिए, अंग्रेज़ी में कहें तो ग्रोन मैन, वयस्क लोग यहाँ पर बच्चों की तरह, मुझे नहीं लगता आज दूसरी क्लास के बच्चों को भी हम इस तरह से खेल कूद नाच के लिए प्रेरित कर सकते हैं या उन्हें कह सकते हैं कि ये करिए आप। ये देख लीजिए। फिलहाल आप वीडियो पे वापस आते हैं। जब से वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात को भी उसने लाइन पे लाया, भारत को भी लाइन पे लाया। अगर अगला 24 में मोदी जी आएंगे तो शक्ल बदल देंगे भारत की। मोदी जी will solve the problem of Taiwan and Ukraine, and he is a world leader, and everybody is having faith in him. तो अमेरिका
भारत के रंग में पूरे तरीके से रंग गया है। अमेरिका मोदीमय हो चुका है। अमेरिका में भारत की नहीं, नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है। पहले मेरा भारत महान हुआ करता था, अब मेरा मोदी महान हो गया है, मेरा पीएम महान हो गया है। भारत में जो नारेबाजी और जो तमाम जो भाषाओं के जितने मैं कहूँगी सरहदें हैं वो पूरी पार की जा चुकी हैं मीडिया के ज़रिए। आप देख रहे थे ये उन भारतीयों का समूह है जो वहाँ, जिसे हम डायस्पोरा कहते हैं, वो लोग जो रहते हैं वहाँ पर, यानी कि अप्रवासी भारतीय, वो लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो खुद एंकर की भाषा में हम कहें तो वो पर्यटन करने यानी टूरिज्म के लिए वहाँ पर गए हुए, भारत के अलग अलग राज्यों से गए हुए हैं, अपने बच्चों से मिलने गए होंगे या अमेरिका घूमने के लिए गए होंगे, वहाँ नरेंद्र मोदी के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि व्हाइट हाउस के सामने नरेंद्र मोदी का कीर्तन हो रहा है। वो भी कोई वहाँ के कोई अंग्रेज़ यानी कि जो वाइट लोग हैं अमेरिका के या ब्लैक लोग हैं अमेरिका के, अमेरिकन लोग, वो नहीं कर रहे हैं, इंडियन अमेरिकन भी नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ से पर्यटन टूरिज्म के लिए वहाँ पर गए हैं। इनको दूरदर्शन ने दिखाया, दूरदर्शन के एंकर ने ये वीडियो दिखाया। सुबह से इसका मजाक बना हुआ है पूरे ट्विटर पर। मैं सोच रही थी कि जो लोग भी ये समझते थे कि शायद इस वीडियो के ज़रिए बहुत महान काम किया जा रहा है और उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी के लिए लोग वहाँ पर व्हाइट हाउस के सामने जमा हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि सिर्फ और सिर्फ एक हास्य का पात्र बना दिया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन अगर जब व्हाइट हाउस की ये तस्वीर दिखाई गई तो व्हाइट हाउस की ही दूसरी तस्वीर आप देखिए यहाँ पर। वहाँ पर ये अमेरिका में रहने वाले लोग, ये पत्रकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उस तरह के लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का और कह रहे हैं कि उनको नहीं आना चाहिए। एक तरफ अगर समर्थन दिखाया गया था तो दूसरी तरफ विरोध भी दिखाना चाहिए था। बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अमेरिका में ये नरेंद्र मोदी के वहाँ दौरे का विरोध कर रही हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है वहाँ, राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के, उनका कि वो स्टेट डिनर उनको ना दें, क्योंकि वो चिंतित हैं इसको लेकर कि भारत में जिस तरीके से जो मानव अधिकारों के हालात हैं, इसके अलावा तमाम तरीके से जो यहाँ पर अल्पसंख्यक अधिकार और अल्पसंख्यकों के साथ जो हिंसा बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बहुसंख्यकवाद का जो पूरा एक दानव हमारे सामने यहाँ पर बैठा हुआ है। इसके अलावा देखें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, पूरे तरीके से भारत का लोकतंत्र ख़तरे में है और एक तरह से मैं कहूँगी ऐसे ख़तरनाक मुहाने पर है कि पूरी दुनिया को ध्यान देना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कितने ख़तरे से जूझ रहा है। ऐसे में एक ऐसे नेता को जो इन सब चीज़ों को मैं एक तरह से इनेबल कर रहा है, अंग्रेज़ी में कहते हैं, यानी कि एक तरह से उन्हें आगे नहीं भी बढ़ा रहा है तो भी इस पर रोक नहीं पा रहा है, उस व्यक्ति को आदर का दर्जा देकर वहाँ भेजा जा रहा है। तो ये तमाम जो समूह हैं अलग अलग, जिसमें से एक समूह तो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री नरेंद्र मोदी के और गुजरात दंगों में उनके शामिल होने के क्लेम्स को लेकर जो बनाई गई थी, उसकी स्क्रीनिंग भी वहाँ पर की जाएगी। तो इन तमाम माहौल के बीच जब ये मोदीमय मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हास्यास्पद तरीके से ये लोग वहाँ मोदी कीर्तन कर रहे हैं व्हाइट हाउस पर, दूसरी तरफ मैंने ये देखा कि 6 लोग वहाँ पर मौजूद थे और कहा कि नरेंद्र मोदी के फेवर में रैली। अब 6 लोगों की, यानी कि एक पारिवारिक घटनाक्रम, मुझे लगा कि ये लोग फैमिली आउटिंग पे गए होंगे। इस पारिवारिक घटनाक्रम को मोदी रैली के तौर पर दिखाया जा रहा है। पूरा का पूरा जो विदेश नीति, बहुत ही गंभीर ये एक तरह से नीति निर्धारण का ये काम होता है और कार्यक्रम में आगे हम आपको इसी गंभीरता की तरफ लेके जाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी की ये पूरा जो दौरा है, इससे आप किस तरह से देखें। सिर्फ ढोल नगाड़ा नहीं, सिर्फ मीडिया की तमाशेबाजी नहीं, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट नहीं, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से ऐसे 5 महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसके नज़र से आपको ये देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का ये दौरा कामयाब हुआ या नाकाम रहा। लेकिन इससे पहले मणिपुर की इस लड़की को आप ज़रूर सुनिए। ये 9 साल की ये बच्ची है, नॉर्थ ईस्ट इलाके से, मणिपुर से आती है। पूरी तरीके से पहले ही इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया। ये लैंडलॉक्ड रीजन है पूरा और काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि जो केंद्र की सरकार है, हर तरह के बजट वगैरह पे भी निर्भर करते हैं केंद्र पर, क्योंकि इनकी अपनी इकोनॉमी कमज़ोर है लैंडलॉक्ड होने की वजह से, और भी बहुत सारे ऐतिहासिक वजह हैं। एक तरह से बहुत ही संवेदनशील और सेंसिटिव रीजन है जहाँ हमने देखा है कि हथियारबंद समूहों का, उग्रवादी समूहों का पूरा एक इतिहास रहा है। और ये बताया जा रहा है कि 90 के दशक के बाद से अब तक अगर देखा जाए तो पिछले कई दशकों में सबसे गंभीर हिंसा का पूरा जो कुचक्र है वो देखने को मिल रहा है और सबसे गंभीर जो सुरक्षा के
और चिंताओं के जो सवाल हैं वो सामने खड़े हुए हैं। पहले 9 साल की ये बच्ची, इसकी आप बात सुनिए, जो कह रही है कि प्रधानमंत्री, मैं एक ऐसी बच्ची हूँ, मेरी तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जंगलों में भटक रहे हैं, अपने घर से दूर हैं, अपने स्कूल से दूर हैं, अपने भविष्य को लेकर हम पूरे तरीके से निश्चिंत नहीं हैं, फिक्रमंद हैं। इस बच्ची को सुन लीजिए। Dear Honorable Prime Minister, my name is Deborah. I am 9 years old from Manipur, India. With a great concern and a heavy heart, I am reaching out to you through this video to express my concerns and seek your assistance for the innocent people of Manipur. Many children and students like me are stranded in a vast and dense jungle, far away from their homes and schools, uncertain about the future. The constant conflict and violence have put us in distress, and we constantly live in fear, seeking safety whenever there is another attack. Therefore, dear Prime Minister, I wholeheartedly request your kind attention and intervention in addressing the critical issue faced by the innocent people of Manipur. तो नरेंद्र मोदी के पास पहले ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जाने का बहुत वक्त है और बहुत अच्छी बात है कि वो 5 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं और पूरी तरीके से कोशिश ये हो रही है कि ये बताया जाए इवेंट मैनेजमेंट के ज़रिए, पूरी तरह से ये जो सर्कस और तमाशे का पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के इतिहास में, 75 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब पूछा गया विदेश मंत्री से कि आप एक ऐसी चीज़ बताइए कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो न्यूक्लियर डील की गई थी, उस न्यूक्लियर डील को की तरह का एक कोई बड़ा ऐसी कोई संधि हुई दोनों देशों के बीच में, ऐसी कोई डील हुई दोनों देशों के बीच में, तो जवाब नहीं दे पाए जो विदेश मंत्री हैं। थोड़ी देर में सिद्धार्थ वरदराजन आएंगे और उस पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। वो ये कि किस तरीके से लगभग 50 दिन मणिपुर के गुजर जाने के, हिंसा के गुजर जाने के बावजूद, और नरेंद्र मोदी जब ये दिखाते हैं और टीवी और ख़ासकर कैमरे से बड़ा मोहब्बत है उन्हें, बड़ा इश्क है उन्हें। आपने बहुत बार देखा होगा कि किस तरीके से उनके सामने अगर कोई आ जाता है, उनके और कैमरे के बीच उन्हें कोई भी बर्दाश्त नहीं होता। कई बार, 2, 4, 6 बार नहीं, कई बार हमने देखा है कि वो अपने सामने से लोगों को हटा देते हैं और नाराज़ भी होते हैं। गमछा पहन के मणिपुर का, और वो दिखा रहे थे कि कितने ज़्यादा चाहने वाले हैं उस रीजन का, कितनी जो उनके अंदर एक तरह का इंक्लूसिव प्राइम मिनिस्टर की इमेज। लेकिन उसके बावजूद लगभग 50 दिनों के गुजर जाने के बावजूद नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसमें बात यह है कि 3 डेलीगेशन नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए 15 जून से दिल्ली में इंतज़ार कर रहे हैं, और इस पूरे तीनों डेलीगेशन से मिलने से कोई खबर नहीं मिली। उन्हें प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की। राजनाथ सिंह के पास भेज दिया, संबित पात्रा के पास भेज दिया कि जाइए इनसे आप मिलिए। प्रधानमंत्री के पास इन लोगों से मिलने के लिए समय नहीं है। और इनमें सबसे ज़्यादा हैरानी आपको ये होगी कि भाजपा के खुद के विधायक अपने ही प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, जिनके लिए वक्त नहीं था। ऑपोजिशन के जो विधायक हैं वो मिल रहे थे, वो 10 जून से इंतज़ार कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें और जो मणिपुर का फ़िलहाल का संकट है, कितना गंभीर है ये जानने के लिए मैंने मेरी सहयोगी संगीता बरुआ से बातचीत की। सुनिए आप। अगर एक ही लाइन में कहना पड़ेगा तो मणिपुर का हालत ठीक नहीं है। अगर आप देखेंगे, मतलब इतने सारे लोग जो हैं, 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जाने गंवाए हैं, और हजारों की तादाद में लोग रिलीफ कैंप में हैं। खाली मणिपुर में ही नहीं है, मिजोरम में भी लोग पलायन कर चुके हैं, बहुत सारे लोग, और असम में भी है। तो इसका मतलब ये है कि एक जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के रूप ले रहा है मणिपुर का जो इशू है। और आप देखेंगे कि मतलब जो आर्म्ड मॉब्स रास्ते में घूम रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। बीजेपी के अपने लीडर्स ही सेफ नहीं हैं। उसमें से जो जितने सारे घर अटैक किए गए, उसमें से एक तो मोदी सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं। और इसका एक और एक्यूट एग्जाम्पल आज आप न्यूज़पेपर जो दिल्ली के अखबारों में सुर्खियों में देखेंगे, उसमें जो
आर्मी के एक जवान को भी इंजोर्ड किया गया है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। इसका मतलब क्या है, आर्मी जो है हमारे मतलब कॉमन सिटीजन को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी वहां पे सेफ नहीं है। तो ये एक बैरोमीटर है, उसमें आप देख सकते हैं कि हालत क्या है। और ऊपर से द चीफ मिनिस्टर जो है वो होम मिनिस्टर भी हैं, और हम मई 3 तारीख से देख रहे हैं, आज जून के 20 तारीख की बात कर रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर काबू में नहीं ला पा रहे हैं। और ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर जो है, उनका जो इंजर्ड होने के बाद चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये काम नहीं करना, नहीं तो मैं एक्शन लूंगा। कौन से एक्शन की बात कर रहे हैं आप? अगर एक्शन ले पाते तो आप बहुत कुछ करते। और दूसरी बात तो हैरानी की ये है कि न्यू दिल्ली जो है इनके साथ इतनी लीनियंट है। इनके साथ लीनियंट क्यों है? मतलब ये बात अब मणिपुर के बाहर तो लोग पूछ ही रहे हैं, अब मणिपुर के अंदर भी दोनों समुदाय के जो लोग हैं जो आपस में भिड़े हैं, कुकीज और मेइतेस, दोनों समुदाय के लोग पूछने लगे हैं कि इतना प्यार न्यू दिल्ली इनको क्यों दिखा रहे हैं। इसके बाद मैंने संगीता से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री के अब इतना दूर 7 समंदर पार चले जाने से मणिपुर का जो इस संकट है, आखिर इसको कौन देखेगा? कैसे जो ये हिंसा का कुचक्र लगातार जो हम सड़कों पर देख रहे हैं, यानी जो मंत्री हैं बाकायदा खुद भाजपा के मंत्री हैं, उनके घरों को अटैक किया जा रहा है, मंत्रियों के घरों को जलाया जा रहा है, वहाँ अधिकारी सुरक्षित नहीं है, जो भारतीय सेना है उसके एक फौजी को चोट लगी, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो पूरे तरीके से कानून का राज समाप्त हो चुका है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री के इतने दूर चले जाने से क्या खतरा महसूस कर रही हैं वो कि मणिपुर के हालात को लेकर किस तरह की चिंता है उन्हें? मणिपुर में प्रॉब्लम मई 3 को शुरू हुआ। आज हम बात कर रहे हैं जून 20 तारीख। तब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गायब है। ना दिल्ली में वो कुछ कह रहे हैं, ना वो स्टेट में गए हैं, ना कोई टिप्पणी, कुछ नहीं है। ये एक ऐसा शख्स है जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। इनके जो इमेज मैनेजर्स हैं बहुत केयरफुली इनके इमेज क्राफ्ट करते हैं, और उस इमेज क्राफ्टिंग का एक पार्ट ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट जो है जिससे मैं भी आती हूँ, वो उनके आने के बाद हमारा लाइफ बहुत बेहतर हो गया, हमारे जगह बहुत आगे बढ़ गई है, ऐसा एक इमेज बनाया जाता है। और उसमें उस इमेज का एक पार्ट ये भी है कि हमारे जो गमछा वगैरह है वो पहनते हैं। मेते गमछा भी बहुत बार पहना है उन्होंने, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन गमछा पहनने का मतलब है सिंबॉलिज्म कर रहे हैं आप। अब सिंबॉलिज्म से आगे जाने का जब समय आता है तब आप लेकिन गायब है। ये बहुत जरूरी बात है, आगे बढ़ाना, पुश, हाईलाइट करना। और पॉलिटिकली अगर आप देखें, 3 डेलीगेशन जो है मणिपुर से पॉलिटिकल डेलीगेशन आके बैठे हुए हैं। अपने बीजेपी के 2 डेलीगेशन, एक 9 एमएलए के डेलीगेशन और एक 30 एमएलए के डेलीगेशन, जिसमें से एक जेडीयू के 1 एमएलए और एनपीपी के 1 एमएलए, इनके एलाइज स्टेट में वो लोग बैठे हुए हैं जून 15 तारीख से। और उनको मिलना था प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन उनको भेज दिया गया राजनाथ सिंह से मिलने के लिए और निर्मला सीतारमण से मिलने के लिए, संबित पात्रा जो नेशनल इंचार्ज है स्टेट के, उनको मिलने के लिए भेज दिया। वो 2 मिनट मिलना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर के, अपने पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को कहना चाह रहे थे कुछ, लेकिन वो मौका उनको दिया नहीं गया। और दूसरी बात जो है, 9 एमएलए जो है वो चाह रहे थे कि एन बीरेन सिंह जो है वो एकदम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको हटा के किसी और को दीजिए, क्योंकि पार्टी का इमेज भी खराब हो रहे हैं स्टेट में। लेकिन वो उनके लिए भी समय नहीं था। उनको कह दिया कि आप मेमोरेंडम भेज दीजिए ईमेल में, तो उन्होंने मेमोरेंडम ईमेल कर दिया है। डिजिटल इंडिया है, देखिए। तो और तीसरी बात, ये जो तीसरी वाला डेलीगेशन जो है ऑल पार्टी ऑल ओपोजिशन पार्टी के डेलीगेशन, वो तो जून 10 तारीख से बैठे हुए हैं इस आस में कि प्राइम मिनिस्टर इनको थोड़ा सा 2 मिनट समय दे देंगे। लेकिन जब पता चला कि अब तो जून 20 तारीख आ गए हैं और इनका अमेरिका जाने का समय हो गया, वो चले भी गए, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में, और ये अब कह रहे हैं कि हम वेट करेंगे जब वो प्राइम मिनिस्टर वापस आएंगे अपने फॉरेन टूर से।
और तो आप अभी अगर इमेज की बात करें तो इमेज अब आएगा, आप देखेंगे कि इतने सारे जो है बड़े बड़े लीडर्स से मिल रहे हैं और डायस्पोरा जो है उनसे मिल रहे हैं, योगा डे भी आ रहे हैं जून 21 को। इसमें से आप एक इमेज बिल्डिंग आप देखेंगे नरेंद्र मोदी की। लेकिन जहां पे लोग कपकपा रहे हैं, लोग बॉर्डर में लोग बोल रहे हैं कि एरिया से, बॉर्डर एरिया से कह रहे हैं कि हमारे घर उजड़ गए हैं, हम बेघर हो गए हैं, हमारे लोग मारे गए हैं, आप हमारे गमछा पहनते हैं, कुछ तो बोलिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर गायब है। द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन, जो कि लंबे समय से विदेश मामलों को कवर करते रहे हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं, उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि ये स्टेट बैंक्वेट, ये पूरा ग्लैमर, फैनफेयर, तमाम तरह के तमाशे के बीच क्या वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो वो देखना चाहेंगे, ये जो इंडो यूएस जो संबंध हैं उनके मद्देनज़र। उन्होंने ये जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वॉशिंगटन दौरा हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत के हवाले से बेहद अहम तो है ही, साथ साथ भारत यूएस कूटनीतिक संबंधों की दृष्टिकोण से भी महत्व रखता है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन पूरी तरह से कोशिश करेंगे इस विजिट के दौरान कि डिफेंस और हाई टेक्नोलॉजी ट्रेड ऐसी चीजों को आगे बढ़ा के किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी और भारत को यूएस के और करीब खींचा जाए। यूएस के जो रिश्ते हैं चीन और रूस के साथ इन दिनों बहुत खराब हैं, तनाव से भरा हुआ है, और यूएस चाहता है कि भारत और पूर्ण रूप से यूएस के एक स्ट्रेटेजिक या जियोपॉलिटिकल कैंप में शामिल हो, जो अभी तक भारत पूरी तरह से तैयार नहीं है। क्या मोदी साहब राजी होंगे, क्या मोदी साहब तैयार होंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पिछले 70 साल में अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास देखें तो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने विदेश जाके भारत के अपने नेशनल इंटरेस्ट्स का सौदा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक विदेशी फॉरेन प्रेसिडेंट या फॉरेन पावर को खुश करने के लिए। इसके अलावा विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि तमाम तरह का जो ये लाल कालीन बिछाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के लिए, वो इसलिए है चूँकि अमेरिका ये चाहता है कि जो रक्षा समझौता, वो चाहता है कि भारत जो हथियार खरीदने हैं वो खरीदे अमेरिका से, जिससे इसको फ़ायदा हो। क्या ये भारत के पक्ष में है? क्या ये भारत के फेवर में है? क्या इसलिए नरेंद्र मोदी, चूँकि उनकी एक विश्व गुरु की इमेज बनी रहे और अब 1 साल से भी कम है भारत के चुनाव में, और कम से कम एक तो ऐसा मतदाताओं का समूह है जो इसको बहुत अच्छा समझता है, क्या इस दबाव के तहत कोई ऐसी भी डील हो सकती है जो भारत के फायदे में ना हो और अमेरिका दबाव बना रहा हो? पिछले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि न्यूक्लियर डील जैसी कोई बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी साहब का पिछले 9 साल में, तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि नहीं, ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि तो है नहीं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई पूरा इनका टर्म खत्म नहीं हुआ है, अभी और वक्त चाहिए। एक तरह से ये एडमिशन है कि पिछले 9 साल में जितना कुछ जो है दुनिया भर मोदी साहब घूमे हैं, कोई ऐसा वन अचीवमेंट आप नहीं दिखा पा रहे। और इसकी वजह यह है कि आपका सारा जो फोकस है ये इवेंट्स पे हुआ है, इवेंट मैनेजमेंट, फोटो ऑप्स, और जाहिर है कि वो सारी चीजें याद हैं। मोदी साहब की शायद हर तस्वीर मुख्तलिफ कपड़ों में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में वो शायद पब्लिक को याद रहेगी, लेकिन उन ट्रिप्स में हासिल क्या हुआ, हिंदुस्तान को मिला क्या, ये शायद इसका बयान कोई नहीं दे सकता। और मुझे लगता है कि इस विजिट में भी जो वॉशिंगटन का जो ट्रिप है नरेंद्र मोदी साहब का, इसमें भी कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं निकलने वाली। हालांकि तमाशा जरूर होगा, एक बड़ा शो होगा, फोटो ऑप्स होंगे, लेकिन कॉन्क्रीट अचीवमेंट जो है क्या निकलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो आपने सभी पक्षों को यहाँ पर सुना, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका जो कहता है कि जो लिबरल दुनिया है, उदारवादी दुनिया का नेता है, वो पूरी दुनिया में जो ओपन और लिबरल सोसाइटीज़ हैं, ओपन और लिबरल वर्ल्ड का वो नेता है। क्या वो नेता सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए एक ऐसे व्यक्ति के सामने लाल कालीन बिछा रहा है जिसके ऊपर आरोप यह है कि उसी के कार्यकाल में
किस तरीके से जो मानवाधिकार हैं, अल्पसंख्यक अधिकार हैं, जो गरीबों के अधिकार हैं, लोकतंत्र का जो के सामने जो तमाम संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्या इस सब चीज़ों पर चर्चा नहीं होगी? सिर्फ और सिर्फ बात होगी कॉमर्स की, सिर्फ और सिर्फ बात होगी कारोबार की? क्या अमेरिका फिर भी ये क्लेम कर सकता है कि वो इस दुनिया का, उदार वाली दुनिया का नेता है? करण थापड़ ने बेहतरीन इंटरव्यू किया है फरीद ज़करिया के साथ, जो वहाँ के पत्रकार हैं, और इसके साथ साथ भारत और जो यूएस है उनके संबंधों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मैंने भी इस पूरे इंटरव्यू को सुना, उसमें एक ख़ास बात मुझे समझ में आई जब उनसे पूछा करण थापड़ ने कि क्या राष्ट्रपति अमेरिका के इस मुद्दे को उठाएंगे नरेंद्र मोदी के सामने, तो उन्होंने कहा उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि ये मुद्दे बहुत गंभीर हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि तमाम तरह के जो कारोबारी फ़ायदे हैं शायद वो उससे ज़्यादा बड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि आप करण थापड़ के साथ ये फरीद ज़करिया का इंटरव्यू ज़रूर देखिए, आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। लगातार ये पिछले अगले दिनों तक ये जो दौरा चलता रहेगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आपको हम बताएंगे कि वाकई इस दौरे से, इस तमाशे और सर्कस के पीछे जो सही बातचीत है वो क्या हुई, ये आप आपको बताएंगे। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।